हेलो क्लास फर्स्ट ईयर। सो नाउ अब पार्टनरशिप का मीनिंग क्लियर हुआ आपको और फीचर्स उसके। ठीक है, तो अब मेरिट्स की बात करते हैं। मेरिट्स भी उतनी ही इजी हैं, कोई हार्ड या कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है। और ये एनसीईआरटी इसी वर्ड्स में लिखता है कि इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर एक मेरिट होती है। आसानी से ये एक फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और आसानी से ही इसको क्लोज किया जा सकता है। अब स्टार्ट होने में आसानी क्यों, इज क्यों लिखा उसने, इज ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन कराने तक की कोई कंपल्सन नहीं है इसमें, है ना। ओरल एग्रीमेंट पर भी पार्टनरशिप स्टार्ट किया जा सकता है। ओरल एग्रीमेंट आपने बोल दिया, ठीक है हम पार्टनर हैं, ओके डन, चलिए करिए, बिजनेस हो जाता है शुरू, राइट। लेकिन अपने अच्छे के लिए, अपने फ्यूचर को जरा सिक्योर करने के लिए, कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई बेईमानी ना कर दे, कोई फ्रॉड ना हो जाए, तो हम जरा एक रिटन डॉक्यूमेंट रखते हैं, एक रिटन एग्रीमेंट करवा लेते हैं। वो बिजनेस के लिए भी अच्छा होता है। अगर इन फ्यूचर किसी पार्टनर पर केस करना पड़ गया, किसने फ्रॉड किया है, या हमारी पार्टनरशिप जो हमारी कंपनी है वो किसी दूसरी कंपनी पे केस करना चाहती है जिसने कोई फ्रॉड हमारे साथ शायद करने की कोशिश की है, तब ऐसी कंडीशन में रिटन एग्रीमेंट ऑफ योर पार्टनरशिप इज मस्ट, वो होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर रिटन एग्रीमेंट आप में नहीं हुआ है, तब ऐसी कंडीशन में आप किसी दूसरी कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकते, आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है कोई, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन कराएं, लाइसेंस भी कराएं, वो होता ही है, वो ज़रूरी है, वैसे तो प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, राइट। और आप जो हैं वो रिटन एग्रीमेंट भी साइन कराएं, ठीक है। इजीली फॉर्म हो जाता है और आसानी से ही क्लोज करने लायक बिजनेस होता है। आप इसको इजीली इसी तरह से क्लोज कर सकते हैं। पार्टनर्स बैठें, मीटिंग करें, एक एग्रीमेंट साइन करें कि जस्ट वी आर गोइंग टू क्लोजर दिस बिजनेस, और अपने जितनी एसेट्स हैं उनको बांट लेते हैं। जो एसेट्स बिजनेस की हैं उनको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, कैपिटल रेशो में जो है डिवाइड करवा लेते हैं, और जो डेब्ट्स हैं वो उनको भी पूरा करवा दिया जाता है। मार्केट से हमारा मतलब ख़त्म हो जाता है और आपस में जितना भी था बिजनेस में वो भी क्लियर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है एक पार्टनरशिप जैसे बिजनेस के लिए कि वो आसानी से बनाया और ख़त्म किया जा सकता है प्रॉब्लम आने पर। सेकंड नंबर, एक बैलेंस डिसीजन मेकिंग पावर, एक बैलेंस डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज बन पाती हैं, क्योंकि ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, सबके पास डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट स्किल्स होते हैं। किसी एक ही पर्सन के ऊपर बर्डन नहीं होता है कि उसको ही पूरा काम करना है या अलग अलग फील्ड्स में अपने स्किल्स को यूज़ करना है। नहीं, आप जिस भी फील्ड से हैं आप उसी में वर्क करिए, आप वहीं के लिए डिसीजंस लीजिए, वहीं के लिए अपने स्किल्स को शो कीजिए, वहीं पर अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कीजिए और काम करते रहिए। क्योंकि आप पार्टनर हैं तो आपके डिसीजंस अलग अलग फील्ड से आएंगे, आप एक से ज़्यादा ब्रेन्स के साथ काम कर रहे होंगे, तो आपके पास एक डिसीजन मेकिंग काफ़ी बैलेंस्ड हो जाती है। कोई मार्केटिंग में अच्छा होगा, कोई बैंकिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में अच्छा होगा, कोई प्रोडक्शन में अच्छा होगा, कोई सेल्स के लिए अच्छा देख सकेगा, कोई मैनेजमेंट अच्छा देख सकेगा, अंदर इंटरनल मैनेजमेंट को अच्छा कर सकेगा। तो पार्टनर्स हैं, वो अलग अलग क्वालिटीज़ सबके अंदर होती हैं, वो सब करेंगे तो एक बैलेंस्ड वे में डिसीजन मेकिंग हो पाएगी, राइट। मोर फंड्स, ऑब्वियसली जब आपके पास पार्टनर्स ज़्यादा हैं तो आपके पास फंड्स भी ज़्यादा होंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए की तरह तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एक ही व्यक्ति होता है, एक फैमिली, वो भी लिमिटेड हो जाती है कई बार, क्योंकि जितना एंसेस्टर से मिला है उसको ही आगे बढ़ाना है, ठीक है। बाकी लोन लेने वाली बात अलग है। लेकिन अभी जब पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर फंड्स को रेज करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। एक पार्टनर, आप 3 थे, एक और पार्टनर आना चाह रहा है, वो भी कुछ ना कुछ शेयर ज़रूर लेके आएगा, बिना शेयर के तो नहीं आएगा ना। तो आपको और ज़्यादा पार्टनर्स मिलते हैं तो आपके और ज़्यादा फंड्स इंक्रीज होते
चले जाते हैं और आप अच्छे से बिजनेस को एक्टिव और कंटिन्यू रख पाते हो, राइट। मोर फंड्स। सेकंड लास्ट नंबर आता है शेयरिंग ऑफ रिस्क। शेयरिंग ऑफ रिस्क, क्योंकि आप प्रॉफिट शेयरिंग में जो कंडीशन अप्लाई कराते हो वही यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई होती है। किसी इंडिविजुअल के ऊपर बर्डन नहीं होता कि सारा रिस्क उसी को बियर करना होगा, वो यहाँ पर बांटा जा सकता है ना। क्योंकि आप प्रॉफिट शेयर में जो रेशो यूज कर रहे हैं कि आप जिस भी कैपिटल से लाए हैं, जिस भी कैपिटल के साथ आए हैं उसके साथ ही आप शेयर करते हैं, प्रॉफिट को उसी रेशो पे शेयर करते हो, तो रिस्क भी आप उसी रेशो पे शेयर करते हो। तो किसी एक ही पर्सन को स्ट्रेस नहीं होता कि मेरे को सारा बर्डन उठाना है पूरी कंपनी का, नहीं, ऐसा नहीं है। आप पार्टनरशिप हैं, आप एक अम्ब्रेला बन के खड़े होते हैं, राइट। एक अम्ब्रेला की तरह होते हैं जिसके अलग अलग स्पोक्स जो हैं वो एक कवर को बांधे रहते हैं और बिजनेस को बचाए रहते हैं, राइट। नेक्स्ट नंबर, सीक्रेसी। अब भैया पार्टनरशिप है तो एक तो इसमें सबसे बड़ी ये है कि कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है अपने अकाउंट्स को पब्लिश करने की। तो हमारे पास जो भी हमारे सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल प्लान्स, पॉलिसीज़ हैं या और भी चीज़ें हैं उनको लीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम 4 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर हैं, 6 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं हम पार्टनर्स हैं। अपने आप में हम डिसीजन लेते रहते हैं, उसी पॉलिसी या उसी प्लान को अपने तक ही रखते हैं और उसको शेयर करने का कोई सीन हमारे सामने नहीं आता है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा सीक्रेसी बनी रह सकती है। इज इट डन? ये इसकी मेरिट्स हैं। अब डिमेरिट्स पर मूव करते हैं। डिमेरिट्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं आप, क्योंकि जब आपने मेरिट्स देखी हैं तो प्रॉब्लम्स भी ज़रूर होंगी, डिसएडवांटेजेस भी ज़रूर होंगी। कैसे किन किन डिसएडवांटेजेस को फेस करना पड़ता है वो हैं ये अब आपके सामने। डिमेरिट्स, सबसे बड़ी जो डिमेरिट पहले नंबर पे एनसीईआरटी भी लिखता है उसको, वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर बिजनेस डूबा, अगर बिजनेस खत्म हुआ, अगर बिजनेस के पास पैसा नहीं बचा, तो जितने भी पार्टनर्स मौजूदा हालात में हैं उनको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये एक बड़ी दिक्कत का विषय है पार्टनरशिप के सामने, ठीक है। तो आपकी जो लायबिलिटी है, आपके डेब्ट्स को रीपे करने की जो लायबिलिटी है वो आपकी बिजनेस एसेट्स तक रहे तो अच्छी बात है। अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी खींची जा सकती है, मतलब कि उसको क्लेम किया जा सकता है। आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो अगर बिजनेस की लायबिलिटी मतलब बिजनेस की जो एसेट्स है उससे भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, मतलब जो अभी केस बताया था पीछे आपको कि 3 लाख रुपया का बिजनेस है मान लो, और जो आपके उधार हैं वो 3,50,000 के हो गए हैं, तो 3 लाख पूरा बिजनेस ख़त्म करने के बाद आप दे पा रहे हो, तो वो 50,000 जो एक्स्ट्रा बचा है वो कौन देगा? तो वो कौन देगा का मतलब हो गया कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज मीन्स पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्लेमेबल हो जाती हैं, उनको भी क्लेम किया जा सकता है कि किया जाएगा, उनको भी क्लेम किया जाएगा। आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचिए और क्रेडिटर्स को सेटिस्फाई कीजिए, ठीक है। इट्स एन लॉ नाउ। ये सबसे बड़ी डिमेरिट है। लिमिटेड रिसोर्सेस, एक और रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि पार्टनर्स के नंबर ऑफ पर है कि आप इतने ही पार्टनर्स रख सकते हैं, तो पार्टनर्स इस कंडीशन में जितने पार्टनर्स मिलते हैं, ठीक है, मतलब बिजनेस करते हैं, तो वो एक लिमिटेड पोर्शन पर ही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे पूरा कैपिटल, है ना। नहीं होगा तो एक लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे सामने यहाँ पर बने रहेंगे, मतलब कि जितने पार्टनर्स हैं जितना हम कैपिटल आपने लगा दिया था उसी पे बिजनेस शुरू हो जाता है
और कई बार होता है कि आप अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं, आपका डिमांड भी इंक्रीज हो गई, लेकिन आपके पास अब फंड्स वैसे पॉसिबिलिटी में नहीं है, लिमिटेड आपको रिसोर्सेस को फेस करना पड़ता है और आप मार्केट में उतने स्टेबल नहीं रह पाते हैं। ये भी एक डिमेरिट होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ये एक मेन वजह हो सकती है या होती है जनरली किसी भी पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने की, है ना। पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने का मतलब उसके खत्म हो जाने की। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब कि जो मतभेद हैं पार्टनर्स के बीच में जनरली होंगे, ह्यूमन हैं, आपस में उनके थॉट्स, उनके ओपिनियंस, उनके शायद जो बिजनेस प्लान्स हैं वो एक साथ ना चलें, है ना। दो पार्टनर्स कह रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस टाइम में, और आप बाकी का दो पार्टनर और हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करो, मार्केट में नुकसान हो सकता है, या हमें जैसे डिसीजन लेना है कि बैंक से लोन ले लें या नहीं लेना है, या एसेट कौन सी परचेस करनी है, कौन सी बेच देनी होगी, कौन सा मार्केट यूज़ करें, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या यूज़ करें, ट्रेन से भेजें सामान को, ट्रक्स ले लें अपने या ट्रक्स किराए पर ले लें, लेबर जो है वो अपॉइंट कर लें या रेंटल रखें। कितने सारे डिसीजंस होते हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट सामने आ सकते हैं, है ना। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जनरली जो पार्टनर्स में आते रहते हैं, उनको कुछ को सुलझा लिया जाता है, कुछ नहीं सुलझते हैं, ज़्यादा बड़े हो गए, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या फ्रॉड हो गए, या फिर एक दूसरे के ऊपर जो है वो किसी मैल प्रैक्टिस का अपने जो है आरोप सा लगा दिया अगर, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपकी पार्टनरशिप को खतरा हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, कंटिन्यूटी। अच्छा चलो, पर लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अब क्योंकि जो अभी बात हम पीछे भी कर रहे थे, कंटिन्यूटी इसलिए नहीं रहती क्योंकि किसी भी पार्टनर की डेथ होने पर या उसके इंसॉल्वेंट होने पर पार्टनरशिप को डिसॉल्व मान लिया जाता है, उसको रीस्टेबल ही करना होता है, वो दोबारा से ही शुरू होगी, वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी उस टाइम पे। अगर एक भी पार्टनर की डेथ होती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व ख़त्म मान ली जाती है। अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हैं वो उसे आगे चलाना चाहते हैं, तो वो फिर री इशू करेंगे, माने कि रीअरेंजमेंट ही करेंगे उसका, रीप्लान करेंगे उसे, री एग्रीमेंट करेंगे उसका, तब वो न्यू पार्टनरशिप के तरीके से स्टेबल होगी। तो कंटिन्यूटी की एक प्रॉब्लम जनरली चलती रहती है। ठीक है, वो फ्रेश एग्रीमेंट के थ्रू ही आगे बढ़ पाती है, वरना तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। अब नेक्स्ट नंबर, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड, यस यू नो और नॉट, है ना, लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और मेक अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन पब्लिक। उसको ज़रूरत नहीं होती, है ना। सो इट इज़ देयरफॉर डिफिकल्ट फॉर एनी मेंबर ऑफ पब्लिक टू ascertain द ट्रू फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पब्लिक को पता कैसे चलेगा कि पार्टनरशिप जो चल रही है, जो बिजनेस चल रहा है ये भैया, इसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करें कि ना करें, इसके प्रोडक्ट्स को लें कि ना लें, है ना। प्रोडक्ट्स को लेने की बात अलग है, वो एक जनरल पब्लिक लेती है, वो आम जनता है जो प्रोडक्ट खरीद रही है। यहाँ पर जिस पब्लिक की बात हो रही है वो है वो पब्लिक जो इन्वेस्ट करवाना चाहती है, वो शायद शेयर परचेस करवाना चाहती है, वो शायद उस बिजनेस में इंटरेस्टेड है, शायद वो पार्टनर ही बनना चाहती है, या किसी भी तरीके से वो कनेक्शन में रहना चाहती है। तो ऐसे पब्लिक के कॉन्फिडेंस को जीत पाना मुश्किल हो जाता है पार्टनरशिप फर्म के लिए, क्योंकि उसके लीगलाइजेशन की प्रॉब्लम्स लगातार बनी रही हैं। अगर उसने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को पूरा किया है तो ठीक है बात, वो माना कि हाँ वो ठीक, वो पूरा कर लेगा, लीगल डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तो उसका एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा पब्लिक के बीच में। लेकिन अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, वो कोई अपने अकाउंट्स या अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पब्लिकली शो नहीं कर पाता है,
तो ऐसी कंपनीज में पब्लिक का कॉन्फिडेंस जनरली कम ही रहता है, ज़्यादा नहीं हो पाता है। ये एक और डिमेरिट पार्टनरशिप फर्म के लिए होती है, राइट। सो दीज आर 5 and the merits and demerits, features and the definition, right? This is from my side. इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। कोई प्रॉब्लम है किसी भी पॉइंट में, किसी डाउट कहीं पर मिलता है तो यू कैन कमेंट मी। थैंक यू वेरी मच।